ओके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने ही एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में मैं दीपक राय आप फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम को लेकर देखिए हमारा ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन चल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें हमको पढ़ना है। और जो दिए गए सिलेबस है ना, दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है और प्रश्न वहीं से बनेंगे। ठीक है भाई, बहुत चीज़ें हैं, हालांकि इंडियन इकोनॉमिक्स एक वास्ट सिलेबस से देखा जाए तो, लेकिन जो हमारा सिलेबस में डिफाइन है उतना पढ़ना है जहां से 5 नंबर हमारे फंसे, है ना। हमें 5 नंबरों की इस सेक्शन में मेहनत करनी है। उसी प्रकार से हमने पॉलिटी पढ़ाया, आराम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जितना हमने पढ़ाया पॉलिटी। और जो स्टूडेंट नया एडमिशन ले रहे हैं और जिनको अभी टाइम टेबल का थोड़ा नहीं पता है, तो सुबह 11:30 बजे हिंदी होती है, 12:30 बजे मैथ चल रही है। रीजनिंग की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल कराई जा रही है, रिकॉर्डिंग है, उसको रिकॉर्डिंग देखिए। और रीजनिंग की लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें लाइव चल रही है आपकी। चलिए, पंकज कुमार, राजकुमार गुप्ता, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो भाई सब कुछ हरा हरा दिख रहा है ना, सावन का महीना भी है और सब कुछ हरा हरा है। तो आज जो टॉपिक है हमारा क्या है? हरित क्रांति है। हरित क्रांति से प्रश्न कहाँ से बनते हैं? ठीक है, मेनली चीजें क्या क्या है? नॉलेज के लिए तो सारी चीजें समझिए, ज्ञान के लिए सब कुछ चीजें समझिए, लेकिन जो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाते हैं, है ना। अब हरित क्रांति क्यों आई? आपको मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया कि जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, उसके बाद भारत के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे कि इतने बड़े देश को, इतनी आबादी को कैसे हम एक सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि, कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम पेट पालेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, इनको लेकर पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई। और पहली ही पंचवर्षीय योजना का जो मेन थीम था, मैंने कल बताया था आपको, कृषि, है ना। कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मेन थीम था कृषि था। उसके बाद फिर उद्योग धंधे आते हैं, देन अदर आते रहते हैं, वो मैंने कल आपको बताया। ठीक है भाई, आज देखिए हरित क्रांति। दोस्तों, जब हरित क्रांति की बात आएगी तो ऐसे दो शख्स हैं जिनका इतिहास में नाम आएगा। ठीक है, हरित क्रांति की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, 2 प्रश्न तो यहां से आते हैं, समझिए। 2 प्रश्न यहां से आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको दोस्तों लगाना है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग महोदय हैं। और भारत की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी, है ना। और कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यहां से 2 प्रश्न तो यहां से सीधा पूछता है कि बताइए भाई कि हरित क्रांति के जनक, है ना, हरित क्रांति के जनक। पहला तो हरित क्रांति के जनक। अब हरित क्रांति के जनक में 2 लोग हैं जिनको विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इनको विश्व के परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है, प्रणेता। ठीक है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इनको भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न तो यहाँ से बनते हैं इस सेक्शन से। चलिए भाई, अब बात करते हैं कि जो पृष्ठभूमि है, मैंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1951 से पहली योजना लागू होती है। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान वार होता है, फिर उसके बाद चाइना वार होता है, और 65-66 के मध्य तक आप देखोगे तो एक भीषण अकाल आता है, सूखा अकाल आता है। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि भाई ऐसी चीजें जो मोटे अनाज, विशेषकर कि हरित क्रांति के जो पैदावार थी, विशेषकर गेहूं और चावल पर ज्यादा फोकस था। ठीक है, गेहूं और चावल पर। तो हरित क्रांति 60 के दशक में, इसमें होता क्या है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ऐसे जो बीज हैं, है ना, जो कह सकते हैं कि ज्यादा उत्पादन करते हैं, है ना, हाईली यील्ड, है ना, यानी कि जो जेनेटिक तौर पर उसको देखा जाए, हाइब्रिड जो बीज होते हैं, वो सारी चीजें हैं। कैसे क्या प्रयोग किया गया, आज इन सब पर चर्चा करेंगे, और जहां से प्रश्न बनते हैं टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए, स्वागत है अनु, स्वागत है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, समझते चलिएगा। तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई हरित क्रांति की, कि ये 2 शख्स हमेशा इतिहास में इनका नाम दर्ज रहेगा। जब भी हरित क्रांति का
टॉपिक आप कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे वनडे एग्जाम, ग्रुप सी भर्तियों में पढ़िए या आप ISPCS की एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये नाम आपके याद रहने चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए हरित क्रांति की जो पृष्ठभूमि है, हरित क्रांति से क्या लाभ होता है, हरित क्रांति से क्या नुकसान हुआ है ना, ये इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चलना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। आपको मैंने कल ये बताया था, ये जो पंचवर्षीय योजना का जो टेबल है, देखिए पंचवर्षीय योजना तथा योजना आयोग की PDF एप्लीकेशन पर डाल दी गई है। आप लोग देख लीजिएगा जिन छात्रों ने ना देखा हो, ठीक है। PDF आपने देखा कि नहीं देखा भाई? नहीं देखा है तो ये PDF आपको दे दी गई है। आपसे यही होगा कि आप जब कोर्स जो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद PDF आपको तुरंत मिल जाएगी, और जो पेंडिंग PDF है, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो और हिस्ट्री की बात हो, आने वाले ये 3-4 दिनों में आपको हर चीज दे दी जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है भाई, इसमें क्या होता है ना, 1961 से 66 तक, इसके बाद 3 वर्ष का गैप होता है, अवकाश होता है, योजना अवकाश। आपसे ये प्रश्न पूछता है क्यों होता है, जिसमें कि आपका इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो जाता है और अकाल पड़ जाता है 65-66 में, ठीक है, ये अकाल हो जाता है। इस वजह से 3 साल इसको ब्रेकअप करना पड़ता है, और तीसरी और चौथी योजना में 3 साल का फर्क रहता है। और इसी योजना में देखिए डिसाइड होता है कि हरित क्रांति व भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं और हरित क्रांति क्या है। देखिए हरित क्रांति की बात करते हैं तो 1960 का दशक मतलब 1960 से 70 का जो एरा है ना, 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग, ये प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने क्या किया, इसकी शुरुआत किया, नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था, और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, चलिए भाई आज संख्या कम है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा क्या आप लोग तक? ठीक है, अब देखिए अब 1970 में इन्होंने क्या किया था, ये जो हाईली यील्ड है ना, हाईली यील्डिंग वेराइटीज, जिनको हाइब्रिड बीज कहा जाता है। आजकल आप देखते हैं कि जो उत्पादन है सब्जियों के, अगर देसी होगा तो थोड़ा सा छोटा आकार होगा, हाइब्रिड होगा थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो 70 में नॉर्मन बोरलॉग जी को उच्च उपज देने वाली किस्मों के बारे में, जिसको उच्च उपज वाली किस्में, हाईली यील्डिंग वेराइटीज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है HYVS, ठीक है, को विकसित करने के उनके कार्य के लिए 1970 के दशक में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये ध्यान रखिएगा, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए स्वागत है भाई, मोस्ट वेलकम, और भी जितने छात्र यहाँ पर हैं। अब देखिए भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व है ना, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी की बात करते हैं, कृषि वैज्ञानिक, इनका नाम आता है, और ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहे जाते हैं, है ना। अब हरित क्रांति से आपसे एक प्रश्न ये बनेगा कि बताओ भाई हरित क्रांति से कौन कौन फसलों को फायदा हुआ, किन फसलों पर जोर दिया गया। देखो कोई भी रिवॉल्यूशन होगी, कोई भी क्रांति होगी तो कुछ ना कुछ विशेष करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। भारत में बहुत सारी कृषि क्रांतियां हुई, हमारे सिलेबस में नॉर्मली दिया हुआ है हरित क्रांति, लेकिन हम आपको हर क्रांति की डिटेल बता देंगे, कौन सी क्रांति किस पे, क्योंकि प्रश्न हो सकता है बना दें। हरित क्रांति हो गया, पीत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, गुलाबी क्रांति हो गया, गोल क्रांति हो गया, रजत क्रांति हो गया, धूसर क्रांति हो गया, बहुत सारी क्रांतियां हैं जिस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दीपक यादव स्वागत है। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में विशेषकर आपका गेहूं और चावल, जो मोटे अनाज है ना, मोटे अनाज, विशेषकर गेहूं और चावल, है ना, इसके उत्पादन पर जोर दिया गया। क्योंकि भाई उस समय क्या था, इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पालना था, और ये रोजमर्रा की चीजें हैं, चावल गेहूं। ठीक है, इसके बाद फिर तरह तरह की तिलहन क्रांति आई, पीत क्रांति आई, वो अलग बात है। तो सबसे पहली जो क्रांति थी वह हरित क्रांति थी, जिसमें कि विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया। अब समझिए ये क्या था, इनकी जो प्रारंभिक सफलता। अब देखिए जो भारत में जो गेहूं की जो बीज आए है ना, जो हाईली यील्ड वेराइटीज थी, वो मैक्सिकन था, मैक्सिको का था,
मैक्सिकन और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई प्रारंभिक सफलता। क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति था, वो फेल नहीं हुआ, वो सफल हुआ, है ना। इससे प्रोत्साहित होकर फिर सरकार ने अन्य अनाजों के लिए भी क्रांतियां शुरुआत किया। ठीक है, तो 67, 68 तथा 77, 77 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि, है ना, विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। अब भाई देखिए, हमारा देश है, हमारे देश से भी अनाज बाहर को जाता है। अब अनाज बाहर को तभी जाएगा ना, सपोज दैट कि आपके घर में 10 मेंबर हैं, 121 करोड़ की जनसंख्या जो हमारी है, सपोज दैट, पहले इनका पेट पालना सरकार का धर्म है। अब हमारे पास ही खाने को नहीं है तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हमारी पहले हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, तब तो उसका एक्सेस होगा ना। चलो भाई आपको भी दे दिया, इतना गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, ठीक है। तो उस समय ये सिचुएशन थी कि भारत के पास कैसे इन सब परिस्थितियों से निकला जाए। तो ये हुआ, एक प्रयोग के तौर पर देखा गया और इन्होंने क्या किया कि अग्रणी किसी देशों श्रेणी में आ गया, है ना। तो आत्मनिर्भर हो गए, मतलब कहने का मतलब कि खाद्यान्न की कमी वाले देशों से जो रेटिंग जारी होती है कि भाई ये देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं, उस रेटिंग से बाहर आकर अग्रणी पैदावार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। ठीक, चलिए अब देखिए हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 2-3 चीजें मैंने आपको बताया। नॉर्मन ई बोरलाग महोदय, MS स्वामीनाथन जी, किस दशक में मैक्सिकन गेहूं, है ना, खासतौर से चावल और गेहूं पर, इन पर फोकस था। इसका उद्देश्य देखिए क्या था भाई, क्यों लाया गया? लघु अवधि के लिए। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई थी, है ना। तो भारत में देखा जाए तो जो भूखमरी है, ठीक, भूखमरी के कगार पर। अब दीर्घ अवधि के लिए देखा जाए तो दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण। अब देखिए, अगर किसी क्षेत्र में कोई क्रांति होती है तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर फसल बोई जाएगी तो उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाएगी। पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो मशीनीकरण, अभी देखा जाए तो आपको हल ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत इक्का दुक्का जो बेचारा गरीब होगा बैल और हल से खेती करेगा। नए नए उपकरण आ गए हैं जिनका कि पहले कई दिन लग जाते थे खेत जोतने में, ठीक है, बीज आ गए हैं, ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो कृषि का क्या हो गया? आधुनिकीकरण, है ना। ये लॉन्ग टर्म पर इसका देखा गया। और शॉर्ट टर्म पर क्या है, जब योजना बनाई गई तो सबसे पहली लघु यही देखा गया ना, कैसे हम भुखमरी की कगार से जो हम हैं तो भुखमरी से निकले। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें थी। और दीर्घ अवधि के लिए ग्रामीण विकास, भाई जब खेती किसानी में सरकार की योजनाएं जाएंगी तो गांव का विकास होगा ना, जो गांव का किसान है उसको सहायता मिलेगी। कई तरीके की किसान कृषि बीमा योजना हो गया, KCC हो गया, आज भी चल रही है ना। तो गांव का विकास तो होगा। जब किसान की आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जब किसान की आय बढ़ेगी तो उसका लिविंग स्टेटस, दैनिक दिनचर्या भी चेंज होगी, है ना। तो ये चीजें गांव का विकास होगा। ठीक, तो इसलिए इसका लॉन्ग टर्म पर यह फायदा देखा गया। और जिस समय जो जरूरत थी लघु अवधि पे कि हमारे सामने खाने की जो समस्या है, ठीक है। अब देखिए बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जिसके बगैर कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर देखा जाए तो ये कहा जाए कि भाई अगर हमें जिंदा रहना है तो हमारे लिए बुनियादी चीजें क्या हैं? हमको रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये 3 चीजें हमारी क्या है? बुनियादी हैं। अगर खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कपड़ा चलिए तो सभ्यता के तौर पर देखा जाता है, जंगल में तो रहेंगे नहीं, हैरान। और जो चीजें हैं तो ये बुनियादी चीजें। अगर लाइट नहीं है तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, इंटरनेट नहीं है तो भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये सब बुनियादी चीजों की वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे, है ना। तब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को देखकर ये किया गया। और साथ ही साथ रोजगार। अब उस जो योजना में रोजगार के तौर पर दिखे, जब भारत आजाद हुआ था तो मैक्सिमम जनसंख्या किस पर थी? कृषि पर आधारित थी, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। अब तो बिजनेस और सेवा सेक्टर समझ लीजिए, लेकिन तब क्या था? तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, और कृषि में एक शब्द युद्ध होता है, आपका होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप लोग को पता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, या हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी।
एक टर्म्स ये भी आता है, इसके बारे में समझो भाई, है ना, अदृश्य बेरोजगारी। अब देखिए कृषि में आपने देखा कि पहले खेत, एक परिवार में मान लीजिए 4 भाई हैं और एक छोटा सा खेत है, तो कृषि के जोत का आकार छोटा हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर खेत में प्रोडक्शन हो रहा है 10 कुंटल मान लीजिए गेहूं हुआ, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है 2 लोग मिलकर 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर ले रहे हैं। वहीं पर अगर 5 लोग मिलकर भी 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे, लगेगा कि वह रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादकता कहाँ बढ़ी भाई? अगर आप मैन पावर बढ़ाओगे तो मैन पावर बढ़ाने से आपको इसका रिजल्ट दिखना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कोई घर बन रहा है, आपने 1 मिस्त्री 2 लेबर लगाया, वो एक जो काम 1 महीने में करता है 1 मिस्त्री 2 लेबर, वहीं पर आपने 2 मिस्त्री 4 लेबर लगा दिया, तो वो काम 15 दिन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डबल हो गया, डबल मैन पावर हो गया। तो यही चीज़ है भाई, प्रोडक्शन बढ़ी नहीं और लग रहा है कि रोजगार में लगे हुए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो रोजगार की दृष्टि से जिसमें कि कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को क्या मिलता? रोजगार मिलता है ना भाई। अब देखिए इसके बाद क्या था? वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो नए नए प्रयोग होते हैं, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, तो स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना, कैसे जो अच्छी फसलें हों जिनका कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बहुत कम एरिया में अगर देखा जाए, अगर उनको बोया जाए तो उससे ज़्यादा उत्पादन दे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारा बढ़े, ठीक है। अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो फसलें हैं जो उनको रोग लग जाता है ना। गेहूं में आपका झुलसा, अरगट, मूंगफली में ये देखा टिक्का, इस तरीके के जो रोग लगते हैं, रोग इनके सहने की क्षमता हो, ठीक है। पेस्टिसाइड तो आते हैं, है ना, जैसे कि गन्ने में लग गया रेड रॉड, है ना, लाल सड़न हो गया, तो रोगों का सामना करने में सक्षम हो। और कृषि का क्या हो? वैश्वीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन के तौर पर राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना प्रमुख कृषि क्षेत्रों में, ठीक। ये सब चीजें हैं कृषि के हरित क्रांति के उद्देश्य थे। उद्देश्य में क्या आप गिना सकते हैं? कृषि का आधुनिकीकरण, रोजगार की दृष्टि से बुनियादी ढांचे, ठीक है, और हमारे जो सामने जो समस्या थी खाद्यान्न निर्भरता की, उसको लेकर ये था, ये इसका उद्देश्य था। अब इसके देखिए मूल तत्व, हालांकि मूल तत्व में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से देखा जाए लिखने को मिलेगा, ये चीजें बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। जो मेन पॉइंट है मूल तत्व में देखा जाए तो इसमें हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की, भाई कृषि योग्य भूमि, है ना, ये चीज हो गया। इसके बाद आप देखोगे दोहरी फसल प्रणाली। दोहरी फसल प्रणाली क्या होती है? दोहरी फसल, है ना, एक तो युग्मक फसल होती है, एक ही साथ 2 फसलों को बोना, जैसे कि आप देखते हो कि गेहूं के साथ सरसों बो दिया गया, वो युग्मक फसल होती है। दोहरी फसल प्रणाली क्या होती है? हरित क्रांति की प्राथमिक जरूरत है। इसके तहत वर्ष में 1 के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। मान लीजिए खेत है, अब ये हुआ कि यार इस पर आप 1 साल में एक ही चीज बो रहे हैं, इसके बाद नहीं, तो जो अवधि होती है, देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो शिक्षा का स्तर भी इतना नहीं था। आप देखते होंगे कि भारत सरकार की तरफ से डीडी किसान चैनल चलता है, ठीक है, जिसमें किसान भाइयों को जानकारी दी जाती है, तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, कैसे आप फसलों को और अच्छा बो सकते हैं, कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से साल में 2 फसलें बोने का, है ना, निर्णय लिया गया। और प्रतिवर्ष 1 फसल को प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित था कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल 1 बार ही आता है। अब देखिए जाहिर सी बात है भाई, खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, चाहे आप गेहूं बोएंगे, चाहे धान बोएंगे या कुछ भी बोएंगे, तो बरसात का तो एक ही बार आएगा ना भाई, जाड़ा गर्मी बरसात। उस समय क्या था? सिंचाई के साधन नहीं थे, इतने नलकूप ट्यूब, आप बात करते हैं नहरें, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि किसान क्या करे, 2-2 फसल बोए और उसके लिए बुनियादी चीजें उसको उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये चीजें था, तो यहाँ पर क्या हो, एक ही बार आता था, तो इसका कॉन्सेप्ट बदला गया, ठीक है। चलिए सना अली जी गुड इवनिंग, शाइस्ता खान गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अब देखिए हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ भाई, और कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन खेती नहीं। नेहरू जी ने कहा था कि भाई और कोई तो प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन खेती नहीं। जब धान को पानी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। गेहूं को पानी चाहिए तो चाहिए,
तो हरित क्रांति में से क्या परिणाम हुए? सिंचाई के जो भी साधन थे, है ना, सिंचाई परियोजनाएं, विभिन्न तरह की सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, बांधों का निर्माण किया गया और अन्य सरल सिंचाई तकनीक को भी अपनाया गया। अब देखिए, भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक जो सिंचाई, अगर आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे नलकूप के माध्यम से होती है, ट्यूबवेल, है ना। और सबसे सस्ता जो सिंचाई का साधन है वो नहरें मानी जाती है ना। खेतों के बगल से नहरें, सरकार नहर निकालती है। बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ये सारी चीजें शुरू की गई। ठीक, समझ गए आप लोग? तो पूरा कहानी समझिए। इसके बाद देखिए उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग। अब देखिए हाईली यील्ड वैरायटी जो आया था, तो श्रेष्ठ आनुवंशिक बीजों को, अब बीजों में भी कई तरीके के कृषि वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इनका ऐसे करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो बीजों के प्रकार भी, हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं आएगा कि किस फसल का क्या कौन सी फसल है उनके नाम क्या है, ठीक है, पुष्पा और ये बहुत सारी चीजें नाम आते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उन्नत आनुवंशिक बीजों का उपयोग ये किया गया, हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। और एक देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अब ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली वाला मैटर है अनुसंधान मतलब क्या? रिसर्च भाई, तरह तरह के फसलों पर इनका काम क्या है, जितने भी कृषि वैज्ञानिक है वो रिसर्च करेंगे कैसे फसल का प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारे देश में क्या है, जमीन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सीमित क्षेत्र में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करें कि पहले क्या होता था, 1 हेक्टेयर में 10 कुंटल होता था, तो उस 1 हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी को डबल हम कैसे करें, 20 कुंटल कैसे करें भाई। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। तो जिसमें हाईली उपज देने वाले में देखा जाए तो मुख्य रूप से गेहूं था, चावल, बाजरा, मक्का के बीजों को नई किस्मों का विकास किया गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो हरित क्रांति है मेनली गेहूं और चावल पर, है ना, 2 फसलों को ज्यादा फायदा हुआ, गेहूं और चावल। ठीक, समझ गए आप लोग? तो ये सब इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें, है ना। तो इस क्रांति में देखिए क्या था, मेनली तो गेहूं चावल था, ये ज्यादा था, ठीक है, गेहूं और चावल। इसके अलावा ज्वार, बाजरा और मक्का जो मोटे अनाज थे, मैंने कहा ना मोटे अनाज, जो हमारी आवश्यकता पहले होती है उसको लेकर सरकार ने कहा कि ये मोटे अनाज होंगे, जिससे कि जो बेसिक चीजें हैं, खाने की चीजें हैं भाई, तिलहन और ये सब मान लीजिए कि नहीं है, तो ये मोटे अनाज खाकर तो आदमी जीवित रहेगा ना, मक्का हो गया। अब गैर खाद्य फसलों की नए रणनीति दायरे से बाहर कर दिए, जो गैर खाद्यान्न फसलें थी, जैसे कि अब देखा जाए तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया और सरसों हो गया, तिलहन की जो फसलें हो गई, सोयाबीन हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो मेनली जो पहले चैलेंजेस थे उस पर फोकस किया गया। हरित क्रांति के नुकसान भी थे, नुकसान भी मैं बताऊंगा। फायदे ये थे कि ये सारी चीजें देखने को मिली, सिंचाई परियोजना हो गई, आधुनिकीकरण हो गया, कृषि में वैज्ञानिकरण हो गया और रोजगार में वृद्धि हुई, रोजगार में लोगों को रोजगार मिला। वैश्वीकरण पर भारत क्या हुआ, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि देखा जाए तो मैंने आपको यही बताया कि हालांकि 1947 आजादी के बाद वर्ष 67 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया गया, तो प्राथमिकता वही देखा जाएगा, चैलेंजेस थे जो हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही फैक्ट है, अंदर का फैक्ट है। ठीक है, भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ठीक है, द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, ये जो हरित क्रांति थी ये क्या किया गया था, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और कौन सी संस्था थी, इंडियन गवर्नमेंट, और आप देख रहे हो कि क्या ये आपकी है अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा क्या किया गया था, वित्त पोषित किया गया था। तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे सरकार के पास, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखा जाए, चाहे हम देखें किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न निर्भरता पर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बाद में आए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई जब भी हरित क्रांति की चर्चा होगी, ये 2 शख्स आपको याद होने चाहिए। इन 2 शख्सों के नाम याद रखिए, 2 प्रश्न तो यहाँ से बनता है। ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग महोदय जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, साथ ही साथ आपके MS स्वामीनाथन जी जो भारत में कृषि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक, समझ गए आप लोग? तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि हरित क्रांति क्यों की गई, हरित क्रांति में किन फसलों का फायदा मिला, हरित क्रांति के क्या फायदे हुए, यहाँ तक हमने देखा। अब थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक देखते हैं, हरित क्रांति का ड्रॉबैक क्या निकला। ठीक है, और हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले कुछ ही राज्य थे,
हर जगह जो अगर देखा जाए तो भारत के हर राज्यों को फायदा नहीं मिला। ठीक है, अब उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं सकारात्मक प्रभाव तो देख सकते हैं कि फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, रोजगार प्राप्ति हुई, खेतों का आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, ठीक है, ये सब देखा जा सकता है। खाद्यान्न आयात में कमी, तो भाई जब हम अपने से खुद से निर्भर हो जाएंगे, अपनी जरूरत की चीजों को खुद से हम पैदा कर सकते हैं, तो हम दूसरे से क्यों लेंगे भाई। तो आयात में निर्भरता कम हुई, है ना, आयात में निर्भरता कम हुई। इसी के तरीके आप देख सकते हैं किसानों को लाभ हुआ, किसानों की आय क्या हुई, बढ़ गई, है ना, आय में इनकी बढ़ोतरी, उनका लिविंग स्टेटस बढ़ा। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, औद्योगिक विकास, अब औद्योगिक विकास में हम देखेंगे तो भाई खेतों का मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, तो उद्योग धंधे भी, बाहर की कंपनियां भी आए और यहाँ भी, तो भारत को उससे भी रेवेन्यू और वो सारी चीजें इकोनॉमिक सेक्शन में देखा जाए तो वो सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही है ना, कहानी की तरह समझिए, जहां क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन टू द फैक्ट में बता रहा हूँ। ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार मिला। ठीक है, अब नकारात्मक देखेंगे। देखो भाई, दो पहलू होते हैं, किसी चीज का सकारात्मक प्रभाव होता है और किसी उसका नकारात्मक भी प्रभाव होता है। अगर विज्ञान के फायदे हैं तो विज्ञान के नुकसान है। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो फायदा है, मोबाइल पर आप शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस या ये सब देखते हैं, ज्यादा समय तक देखते हैं, उसका भी भाई बैड इफेक्ट है ना, आपका समय वेस्ट होता है। दिन के 24 घंटे होते हैं, पता चला आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे मोबाइल में और चीज देखते हैं। ठीक, तो इसका निगेटिव इफेक्ट क्या देखिए, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ। लेकिन अब आप सोचिए, सरकार, अगर सोचिए कि सरकार क्या करे, एक वर्ग विशेष को ज्यादा फोकस दे। ठीक है, एक वर्ग विशेष को ज्यादा फोकस दे तो क्या होगा। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। मान के चलिए कि भारत सरकार ने कहा कि भाई इस धर्म को हम बढ़ावा देंगे, बाकी लोग कहाँ जाओगे भाई, उनके साथ तो नाइंसाफी हुई ना। तो उसी प्रकार से जो फसलों की बात है कि भाई गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा तो ठीक है, अन्य फसलों का क्या होगा, उनके साथ क्या हुआ, नाइंसाफी हुई। इस तरीके से आप देख सकते हो अन्य फसलों जैसे मोटे अनाज देखा जाए, दलहन, है ना, और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक, तो इस प्रकार से अन्य अनाजों पर फोकस नहीं किया गया। कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, जो कि क्या है, ये आपकी प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल फसल है। ठीक है, हरित क्रांति से अछूती रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके नुकसान थे। और क्षेत्रीय असमानताएं, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। मैंने आपको बताया कि भाई आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, भारत क्या, इंडिया दैट इज भारत, है ना, राज्यों का संघ है। क्षेत्रीय असमानताओं में देखा जाए तो इनसे अलग अलग कहाँ क्या हुआ। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में कहां पर प्रभाव पड़ा भाई, पंजाब। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो इस खास तौर पर इन राज्यों पर क्या हुआ, ये प्रभाव पड़ा। बाकी जो स्टेट थे वह इससे अछूते रह गए, क्योंकि भाई गेहूं और चावल की देखे जाए तो जो आदर्श दशाएं हैं, मौसमी दशाएं हैं, ठीक है, जहां पर ये पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी गेहूं पैदा कर दें, कहीं भी चावल पैदा कर दें, कहीं बारिश कम है, कहीं कुछ नहीं है। तो जो एटमॉस्फेयर है, मौसमी दशाएं हैं, वो भी डिपेंड करता है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, और इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या थे, अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं थे आपके। ठीक है, तो उन्हीं क्षेत्रों को फायदा मिला। तो क्षेत्रीय असमानताएं निकली आपकी। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, अब भाई जाहिर सी बात है कि उस समय पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का, नए नए फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया, और ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता है वो घटेगी भाई। अगर आप ज्यादा से ज्यादा दवाई खाएंगे तो आपके सेहत पर क्या करेगी, बैड इफेक्ट करेगा। ठीक है, फास्ट रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उसके जो डिमेरिट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसके बाद आप देखेंगे पानी की खपत। अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है, चावल जो फसल होती है पानी ज्यादा लेती है, पानी की खपत है। ठीक है, तो की गई फसलें जल प्रधान थी। अब जल प्रधान में देखा जाए तो भाई जो हमारा भूगर्भ है ना, नीचे वाला जो पानी है, जमीन लेवल का पानी, तो कुएं थे, ट्यूबवेल थे, तो जहां जहां इसका हुआ तो वहां के जो वाटर आपका लेवल है, भूगर्भ नीचे का, वो उसमें कमी आई। तो 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें कि देखा जाए तो पंजाब और जहां जहां हुआ वहां पर भूमिगत जल की देखने को मिला। ठीक है,
अब देखिए जैसे ये क्या हो गया, अब पंजाब है ना एक प्रमुख गेहूं और चावल खेती वाला क्षेत्र था, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि जिस चीज के लिए ज्यादा दोहन करेंगे भाई वो तो जाएगा ना। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से आपके ये फायदे हैं, नुकसान मैंने बता दिया, मृदा और फसल उत्पादन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा पीडीएफ आपको कल दे दी जाएगी है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा हरित क्रांति के अलावा भारत में अन्य जो क्रांतियां हुई हैं, ये पढ़ने के लिए आपको नोट्स दिया जा रहा है, जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। भारत में अन्य क्रांतियां, जहां से प्रश्न बनेगा, हालांकि केवल हरित क्रांति का ही नाम आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए हरित क्रांति ये किस क्षेत्र में था, खाद्यान्न में था है ना, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित था, एक टू द फैक्ट पूछा जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से था। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या था भाई, दुग्ध उत्पादन से था, और मिस्टर वर्गीज कुरियन है ना, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ये इसके प्रणेता, अभी मैं बताऊंगा आपको सभी लोग के नाम। इसके बाद देखते जाइए, पीली क्रांति जिसको पीत क्रांति कहते हैं, खाद्यान्न जो खाद्य तेल है, तिलहन, ठीक है, खाद्य तेलों से, तिलहन से। नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से था। गुलाबी क्रांति जो संबंधित है झींगे की है ना, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन संबंधित। इसके बाद काली क्रांति देखते हैं, तो काली क्रांति क्या था भाई, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से है ना, काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, देखते जाइए टू द पॉइंट आपका। रजत क्रांति ये आपका कई बार पूछा जाता है, रजत क्रांति किसके उत्पादन से, अंडा है ना, चिकन एग्स। इसकी बात करते हैं मुर्गियों के उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, क्योंकि हर क्षेत्र में क्रांति लाई गई और हर क्षेत्र को विकसित किया गया। सुनहरी क्रांति क्या है, बागवानी उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, बागवानी उत्पादन से है। तो बस आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, और हर सेक्शन से आपसे 5-5 प्रश्न आएंगे, और कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, टू द फैक्ट आएगा। आप हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उसकी पीडीएफ को 1 से 2 बार जरूर देखिए, और कोशिश करिए कि खुद से लिखकर, अगर एक टॉपिक आया, आज मैंने हरित क्रांति पढ़ाया, तो हरित क्रांति में जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए शुरू से लेकर अब तक, पूरी एक कहानी के तौर पर, तो आप अपने से उसकी मेमोराइज करके जब लिखेंगे तो जीवन भर आपको नहीं भुलाएगा। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति क्या था, इसमें सभी क्रांतियों को मिला दिया गया। ठीक है, और इसका बाद देखिए सदाबहार क्रांति क्या थी, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध बढ़ाना। ठीक है भाई। गोल क्रांति आलू से संबंधित था। तो जितनी भी क्रांतियां थी आज मैंने आपको बताया, टॉपिक आपका हरित क्रांति मेनली था। हरित क्रांति के साथ साथ और जितनी भी क्रांतियां वो मैंने बताया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक, है ना। तो मैंने कहा कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मली बोरलॉग महोदय। नीली क्रांति देखिए जो क्या था, मत्स्य उत्पादन से था, अरुण कृष्णन जी हैं। भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रजनन गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, ठीक है भाई। और सुनहरी क्रांति निरपक्ष तेज विशाल तिवारी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्रांति रजत क्रांति की जो प्रणेता थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा जो टॉपिक है खत्म होता है। टॉपिक बेसिकली हरित क्रांति पर था। हरित क्रांति के इतिहास से लेकर सारी चीजें हमने आपको बताया, इसके मेरिट और डिमेरिट क्या है सब कुछ हमने देखा। आई होप कि आप लोगों को एक कहानी के तौर पर सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हमने आपसे डिस्कशन किया। इसकी क्वेश्चन की MCQ भी हम कराएंगे, आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। 7:15 बजे संजय सर की क्लास है, और ज्योग्राफी में आपका जो अगला टॉपिक होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, रिवर सिस्टम है, आपको पर्वत पठार सर ने पढ़ा दिया है। 7:15 बजे जुड़िएगा। रिवर सिस्टम के लिए भारत की नदियों के बारे में बताएंगे, उनकी सहायक नदियाँ जो भी जहाँ से निकलती है नदियाँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से विद मैप आपको पढ़ाया जा रहा है। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ भाई, है ना। किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज समझ में आई। हरित क्रांति का चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके बाद जो अगला होगा आपका
ऑपरेशन फ्लड है ना, दुग्ध क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड भी है, उसमें जो मेनली समझने वाली चीजें हैं समझा देंगे। ठीक है, तो बातें समझ में आई होंगी आपको, और इस तरीके से हर चीज को पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, औद्योगिक विकास कहाँ से कहाँ तक, जो भी टॉपिक में आप सिलेबस जरूर मिलाइएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके लेक्चर का टॉपिक डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ देर बाद जुड़िएगा 7:15 संजय सर की भूगोल क्लास में, जो कि पढ़ाएंगे आपको रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू, टेक केयर। फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी सुबह 11:30 बजे। चलिए थैंक यू।